हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले वाली क्लास में हमने 2024 के सेक्शन ए को सिंप्लीफाइड किया था और उसे मैंने अपलोड भी किया था। आज हम सेक्शन बी को सिंप्लीफाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से स्टूडेंट्स को 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के लिए पूछा गया था एंड टोटल मार्क्स जो थे 15 मार्क्स थे। इसमें से आज हम पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। यूनिट नंबर 5 आपका स्ट्रेट लाइन का यूनिट है। ठीक है, हर ईयर इस यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन के 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है थर्ड पार्ट को भी पूछ के 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन दिए गए एंड बोला गया है कि आपको शो करना है कि बोथ स्ट्रेट लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, ये एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको कोप्लेनर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ, ये 7.5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, बट यदि इसमें थर्ड क्वेश्चन इंक्लूड होता है कि आपको दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, तो क्वेश्चन क्या होगा 15 मार्क्स में सेक्शन सी में पूछा जाता है। लेकिन हाँ, इस यूनिट का ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इससे कंपलसरी है एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के लिए या 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, स्ट्रेट लाइन के साथ प्लेन दे देगा या फिर 2 स्ट्रेट लाइन दे देंगे या फिर स्ट्रेट प्लेन्स आपके पास गिवन होगा और आपको कोप्लेनर निकालना है, साथ में उसका इक्वेशन निकालना है और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन दिए गए एंड इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए कि पहले आपको क्या करना है, बोथ स्ट्रेट लाइंस आर कोप्लेनर एंड सेकंड में बोला गया है कि आपको उस कोप्लेनर का इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो कोप्लेनर होता क्या है? कोप्लेनर का मीनिंग है यदि जितनी भी लाइन्स है विच आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, जितने भी लाइन्स है वो एक ही प्लेन में यदि लाई करते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, वो कोप्लेनर होगा। ठीक है, सपोजिंग यहाँ पे एक लाइन दी गई है, दूसरी लाइन दी गई है, दिस वन इज अ PQ, ये आपका AB। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन्स दी गई है और दोनों लाइन्स क्या है, एक ही प्लेन में, दैट मीन्स वो प्लेन क्या होगा, वो कोप्लेनर होगा एंड ये इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और दिस वन इज नॉट इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम सिंप्लीफाइड करेंगे कि हमारा जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो कोप्लेनर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि कोप्लेनर है। तो इज गिवन दैट गिवन स्ट्रेट लाइन्स ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है x + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y + 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू z - 7 अपॉन -3। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन दिया गया है। इसे हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, x - x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन N1। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे L1 के प्लेस में A1, B1, C1 ले सकते हो, पर यहाँ पे जो L1, M1, N1 है, दिस इज अ डायरेक्शनल कोसाइंस एंड x1, y1, z1 है, वो जो एक्सिस है उसे कहीं पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1 एंड z1। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है एंड कंपेयर करके यहाँ पे x1, y1, z1, L1, M1, N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आफ्टर कंपेरिजन x1 की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होगी। ठीक है, यहाँ पे -x1 है, यहाँ पे +3 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स वैल्यू इज -3। y1 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, y1 इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा, यहाँ पे -y1 है, यहाँ पे +5 है, दैट मीन्स -5। सेम z1 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे क्योंकि बोथ साइन सेम है, तो z1 इज इक्वल टू 7। नाउ इसकी डिनोमिनेटर को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे L1 की वैल्यू, तो L1 इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा एज अ 2। M1 इज इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है M1 इज इक्वल टू 3, N1 इज इक्वल टू
-3, ठीक है। तो हमें जो हमारा स्ट्रेट लाइन 1 था उससे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं x1 y1 z1 एंड साथ में मुझे फाइंड आउट हो रहा है वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल कोसाइंस L1 M1 N1, ठीक है। सेम वर्क आपको क्या करना है, सेकंड वाले स्ट्रेट लाइन पे करनी है। तो सेकंड वाले स्ट्रेट लाइन से फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, साथ में उसका डायरेक्शनल कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x + 1/4 = y + 1/5 = z + 1/-1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारा सेकंड स्ट्रेट लाइन है। अब हमें फिर से क्या करना है, सेम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करनी है। तो इसे हम अरेंज कर लेते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x माइनस, क्योंकि हम x1 y1 z1 यहाँ पे शो कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे जो लेंगे वैल्यूज़ वो क्या होगा, x2 y2 z2। तो यहाँ पे होगा x माइनस x2 अपॉन, क्योंकि L1 M1 N1 हमने ले लिया था, दैट मीन्स ये होगा L2। आप चाहो तो A2 ले सकते हो, B2 ले सकते हो, C2 ले सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन N2 z माइनस z2 अपॉन N2, ठीक है। नाउ आफ्टर कंपैरिजन फिर से हम क्या करेंगे, x2 y2 z2 L2 M2 N2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, दैट मीन्स क्या होगा -1। y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y2 = -1। z2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, z2 = -1। नाउ L2, यहाँ से L2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी 4 एंड M2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स M2 = 5 एंड L2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, N2 = -1, ठीक है। तो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं x2 y2 z2 एंड L2 M2 N2 की वैल्यू, ठीक है, जो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में, प्रूफ करने में कि बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर कोप्लेनर, ठीक है। एंड हमें साथ में इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। आपके ये जितने भी हमने वैल्यूज़ निकाली है, कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्शनल कोसाइंस फॉर स्ट्रेट लाइन 1 एंड कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्शनल कोसाइंस फॉर स्ट्रेट लाइन 2, ये हमारा हेल्प करेगा किसको, प्रूफ करने में बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर कोप्लेनर। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला गया है कि टू प्रूव दैट दिस बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर कोप्लेनर। तो यहाँ पे कोप्लेनर का कंडीशन यूज कर लेते हैं हम, कंडीशन 4, ठीक है। अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पार्ट 1, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसमें ये बोला गया है कि आपको इसे बोथ स्ट्रेट लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर लाइंस, कंडीशन फॉर द लाइंस आर कोप्लेनर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। कंडीशन फॉर द लाइंस आर कोप्लेनर। तो कंडीशन क्या होती है, कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है = 0। तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो डिफाइन करता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है ना। सेकेंड रो डिफाइन करती है L1 M1 N1 L2, थर्ड रो इज L2 M2 N2, ठीक है, =0। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कोप्लेनर, ठीक है। आपके जो स्ट्रेट लाइन है उसको प्रूफ करना है कोप्लेनर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा दिस इज =0। यदि हम इसमें इसे सिंप्लीफाइड करें तो =0 आ जाती है, दैट मीन्स आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कोप्लेनर होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंडीशन है कोप्लेनर का कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट आपका क्या होना चाहिए, =0 होना चाहिए। तो हमारे पास ऑल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 एंड साथ में डायरेक्शनल कोसाइंस L1 M1 N1, साथ में L2 M2 N2 की भी वैल्यूज़ है। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दिस डिटर्मिनेंट एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यदि ये =0 है, दैट मीन्स दिस बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर कोप्लेनर, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड,
ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एंड इसको प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारे पास है x2 इज इक्वल टू -1, x1 की वैल्यू आपके पास है -3, दैट मीन्स अ -3। नाउ y2 की वैल्यू आपके पास है -1 एंड y1 की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। नाउ z2 की वैल्यू है -1 एंड z1 की वैल्यू है 7, दैट मीन्स अ -7। ठीक है, नाउ L1 आपके पास L1 की वैल्यू है 2, M1 की वैल्यू थी 3 एंड N1 की वैल्यू इज अ -3। सिमिलरली आपके पास L2 की वैल्यू इज अ 4, M2 की वैल्यू 5, N2 की वैल्यू इज -1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाइड करना है एंड प्रूफ करना है इक्वल टू 0। तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हम इसको इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -1 एंड +3, ये हो जाएगा -1 + 5, यहाँ से मिलेगा -8। नाउ दिस वैल्यू इज 2, 3, -3, 4, 5, -1 एंड नाउ अगेन कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2, 4, -1 + 5, -8 एंड 2, 3, -3, 4, 5, -1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड करना है। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिटर्मिनेंट सिंप्लीफिकेशन सीखा था, हम वैसे ही सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय फर्स्ट रो सिंप्लीफाइड करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं। दिस वन इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट। एंड नेक्स्ट फर्स्ट रो डिलीटेड, फर्स्ट रो आप क्या करोगे, डिलीट करोगे एंड 1 बाय 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हम यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन। अब फर्स्ट रो को रिमूव करोगे, दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगा इज 2 मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम इज हाइडेड। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज हाइडेड, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 3, 5, -3, -1 इज 3, 5, -3, -1। नाउ माइनस साइन, सेकेंड वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है, सेकेंड कॉलम इज हाइडेड, सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे, दैट मीन्स वैल्यू क्या होगी, 2, 4, -3, -1। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2, 4, -3, -1। नाउ थर्ड वैल्यू इज प्लस -8, थर्ड कॉलम इज हाइडेड। ठीक है, थर्ड कॉलम इज हाइडेड, 2, 4, 3, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाइड टू -1 दैट मीन्स -3, -5 मल्टीप्लिकेशन -3 दैट मीन्स -15 दैट मीन्स +15, -4 is a cross multiplication, 2 multiplied to -1 that means -2, cross multiplication is plus 4 into -3 -12 that means the plus, यहाँ से मिलेगा -8 multiplied multiplication 10 -12, सो यहाँ से हमें कैलकुलेशन मिल रही है 2 multiplied 12, नेक्स्ट -4 multiplied -2 + 12 that means the 10, -8 multiplied -2, तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन मिलेगी 12 into 2 is a 24, -40 and +16. So now 24 + 16 is 40 and -40, so calculation is 0. तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना था, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड करनी थी एंड डिटर्मिनेंट को इक्वेट करना था, इक्वल प्रूफ करना था 0 से। तो यदि इक्वल टू 0 आ जाता है, दैट मीन्स क्या होगा, जो आपका स्ट्रेट लाइन था वो कोप्लेनर होगा। तो हैंस हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड फाइंड आउट हो रहा है, दिस इज अ राइट हैंड साइड, हमें इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है, हैंस equation 1, sorry, straight line of both straight line 1 and straight line 2, straight lines 1 and 2 are coplanars.
ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था कि बोथ स्ट्रेट लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपको सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोप्लेनर। ठीक है, containing them, plane containing them, that means the straight line containing in the plane। तो हमें सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 1, स्ट्रेट लाइन 2। अभी हमें उस कोप्लेनर का, जहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स होंगे, उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारा मान लो सपोजिंग ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, सेकंड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जिस प्लेन में होंगे, ठीक है, जिस प्लेन में होंगे उसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इक्वेशन 1 यूज़ कर लो, या फिर आप मतलब आप इक्वेशन 1 से बना लो, या फिर इक्वेशन 2 से बना लो। हम किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो मैं अभी इक्वेशन 1 यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, हम इक्वेशन 2 को यूज़ नहीं करेंगे। इक्वेशन 2 का सिर्फ डायरेक्शनल कोसाइंस यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन 1 के वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में स्ट्रेट लाइन 1, जो हमारा स्ट्रेट लाइन 1 है, वहाँ से हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। जो हमारा वैल्यूज़ है यहाँ पे x1 की वैल्यू, तो हमारा x1 की वैल्यू था, x1 इज इक्वल टू था -3, एंड y1 की वैल्यू थी -5, एंड z1 की वैल्यू थी 7, एंड डायरेक्शनल कोसाइन था हमारे पास L1 इज इक्वल टू 2, M1 इज इक्वल टू 3, एंड N1 इज इक्वल टू -3। एंड सिमिलरली स्ट्रेट लाइन 2 से हमें L2 की वैल्यू मिली थी 4, M2 की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी 5, N2 की वैल्यू मिली थी -1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम यदि आपको स्ट्रेट लाइन 2 यूज़ करनी है तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैंने x1 y1 z1 लिखा, आप x2 y2 z2 यूज़ कर लो। बट हाँ, आप किसी से भी बनाओगे सेम प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम पहला वाला यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो दूसरे से भी बना सकते हो। हाँ, तो हमने ये सारे वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। नेक्स्ट सेकेंड रो L1, M1, N1, L2, M2, N2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आपको इक्वेशन निकालना है कोप्लेनर का तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास x1 की वैल्यू है इस -3, दैट मीन्स +3। y1 की वैल्यू है हमारे पास इस -5, दैट मीन्स +5। z1 की वैल्यू है आपके पास z माइनस 7। ठीक है, अब L1, M1, M2 की वैल्यू पुट करेंगे। L1 की वैल्यू है 2, M1 की वैल्यू है 3, N1 की वैल्यू है -3, एंड L2 की वैल्यू है 4, M2 की वैल्यू है 5, N1 की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0। वापस से आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड करना है, और सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो वापस से हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट रो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास x + 3। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू क्या मिलेगी, 3 × -3, दैट मीन्स द -3। 5 × -3 इज -15, दैट मीन्स क्या होगा, +15। नाउ -y + 5। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज हेड, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करेंगे, दैट मीन्स द 2 मल्टीप्लाइड टू -1, -2, -3 मल्टीप्लाइड टू 4, दैट मीन्स द +12। नाउ प्लस z माइनस 7 मल्टीप्लाइड। ठीक है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज हाइडेड, दैट मीन्स 2 × 5 इज 10, -3 × 4 इज 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा x + 3। नाउ कैलकुलेशन -3 + 15, दैट मीन्स द 12, -y + 5, एंड -2 + 12, दैट मीन्स द 10, प्लस z माइनस 7। ठीक है, 10 - 12, दैट मीन्स द -2 इज इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेशन 12 मल्टीप्लाइड x + 3, दैट मीन्स द 12x प्लस 36, एंड नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाइड y, that means the 10y, and 10 multiplied 5, that means the 50, -50, and -2 multiplied to z, -2z, and minus plus is 14
इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज करेंगे तो यहाँ से फाइंड आउट होगा 12x, ठीक है। पहले हम कोऑर्डिनेट्स अरेंज करेंगे, दैट मीन्स द 12x। नेक्स्ट हम y के टर्म को सेकेंड टर्म में लिखेंगे -10y। नाउ z के टर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2z, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्लेन होता है वो क्या होता है, पहले कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, आफ्टर देन हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये lx प्लस my प्लस nz प्लस d, या फिर ax प्लस by प्लस cz प्लस d के फॉर्म में आपका प्लेन का इक्वेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 36 प्लस 14 दैट मीन्स 50 -50 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस वन इज कैंसिल। यहाँ से मिलेगा 12x -10y -2z इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आफ्टर डिवीजन हम लिख सकते हैं 6x -5y -z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, प्लेन का, वो मिल रहा है 6x -5y -z इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, विच इज अ रिक्वायर्ड equation of the plane containing the straight lines। ओके स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। ये आपका ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है विच इज़ कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 पार्ट सॉल्व करने थे। फर्स्ट तो कोप्लेनर प्रूफ करना था, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 यदि आप प्रूफ कर देते हो और तो उस कंडीशन में वो कोप्लेनर होगा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया। सेकेंड पार्ट में आपको डिटर्मिनेंट को क्या करना था, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाइड करना था और उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करनी थी, ठीक है। तो ये आपको प्लेन का इक्वेशन डिफाइन कर रहा है, जहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगे वो लाई करेंगे या फिर उस प्लेन में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका यूनिट 6 से पूछा गया था, जो कि चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है। एंड चेंज ऑफ ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन में गिवन है आप इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, और इसमें आपको क्या करना है, इवेल्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दी गई है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्योंकि फंक्शन एक्स का है जो कि इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड सेकेंड इंटीग्रेशन जो होगा कांस्टेंट है क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। बट क्वेश्चन के टाइटल में दिया है कि आपको इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर यूज़ करनी है। चेंज ऑफ ऑर्डर का मीनिंग होता है जब हमारा इंटीग्रेशन इस ऑर्डर में पॉसिबल ना हो, तब हम अपने ऑर्डर को कन्वर्ट कर लेते, चेंज कर लेते, आफ्टर देन इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले इसे हम इंटीग्रेशन सपोज कर लेते हैं। लेट I इज इक्वल टू 0 to 4a x² अपॉन 4a टू √ax dy dx, ठीक है। ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। सो नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स चेक करेंगे, ठीक है। तो लिमिट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि y जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन x का फंक्शन है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जो हमारा ओल्ड स्ट्रिप होगा, ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे जो रीज़न होगा, ठीक है, वो बॉन्डेड बाय होगा ओल्ड स्ट्रिप बॉन्डेड बाय द रीज़न, जहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन जो होगी, रीज़न की जो इंटीग्रेशन होगी वहाँ पे y वेरीज करेगा, ठीक है। y वेरीज फ्रॉम, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x² अपॉन 4a, ठीक है। x² y वेरी कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम x² अपॉन 4a टू √ax, ठीक है। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, y इज इक्वल टू होगा x² अपॉन 4a
एंड y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2√ax। ठीक है, तो y वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, y वेरी कर रहा है x² से 2√ax तक। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, इस रीज़न को हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ से मिलेगा x² = 4ay एंड यहाँ से मुझे फाइंड आउट होगा, इसके यदि हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, यदि हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से मिलेगा y² = 4ax। अच्छा, ये जो x² = 4ay है और y² = 4ay, ये क्या डिफाइन करता है, ये आपका पैराबोला डिफाइन करता है। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये भी क्या है, ये डिफाइन करता है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये पैराबोला होगा कहाँ, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x² = 4ay, मतलब ये पैराबोला जो होगा सिमेट्रिकल होगा अबाउट द y एक्सिस। तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो पैराबोला है यह y² = 4ax था, तो लेफ्ट हैंड साइड में y है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल कहाँ पे होगा, अपोजिट एक्सिस में, x एक्सिस में, तो ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, अब ये तो हमारा y की जो हमारा y था वो वेरी कर रहा है x² / 4a से 2√ax, जहाँ पे हमें दो पैराबोलाज मिले हैं। ठीक है, ये हमारे पैराबोला हैं, ये दो पैराबोलास है जिससे हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करनी है। एंड नाउ अब जो x के लिमिट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो x के लिमिट्स हैं वो x वेरीज कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम, x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, x = 0 टू, इसकी अपर लिमिट है यहाँ पे 4a, तो यहाँ पे x = 4a तक। ठीक है, तो हमारा y जो है वो वेरी कर रहा है x² / 4a से 2√ax तक एंड x वेरी कर रहा है 0 टू 4a तक। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने डिफाइन कर दिया है कि हमारा पैराबोला कैसा होगा, तो हम पहले पैराबोला बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये x एक्सिस है, दिस वन इज x एक्सिस, और ये y एक्सिस होगी। हमारा जो पैराबोला है ये हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0 0। नाउ जो पहला पैराबोला है वो x² = 4ay है। ठीक है, मतलब कहाँ पे, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, तो पहले हम पहला पैराबोला बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट पैराबोला है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रहा है, y² = 4ax। नाउ जो सेकंड पैराबोला है वो y² = 4ax है, सॉरी, ये हमारा जो पैराबोला है वो हमारा है x² = 4ay। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट होगा y एक्सिस। सिमिलरली जो y² = 4ax है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल किसके है, x एक्सिस के, तो ये पैराबोला कहाँ पर बनेगा, x एक्सिस में बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला कैसा होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा, ठीक है, जो कि सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द x एक्सिस। तो ये वाला जो पैराबोला हमने बनाया है अभी, ये y² = होगा 4ax। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराबोला है और ये दूसरा पैराबोला है। ये दोनों पैराबोलास क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगी, सपोजिंग मैं कैपिटल A ले लेती हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो विथ रिस्पेक्ट टू y आफ्टर देन विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो अभी हमारा जो एरिया होगा, जो रीजन होगा, वो कैसा होगा, ये रीजन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि dy dx है, मतलब क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ये रीजन डिफाइन कर रहा है PQ। अब हमें क्या करना है, इस रीजन को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, x एक्सिस में। ठीक है, इसको हम x एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहले हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशंस है, x² = 4ay, y² = 4x। तो पहला पैराबोला जो है x² = 4ay, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y = फाइंड आउट होगा x² / 4a। ठीक है, ये हमें मिल रहा है x² / 4a। इसको हम क्या करते हैं, सेकंड वाले पैराबोला में पुट अप कर देते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है y = x² / 4a।
ठीक है। हम सेकंड वाला जो पैराबोला है उसको यूज़ कर लेते हैं। सेकंड पैराबोला है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो यहाँ पे हम पुटअप कर रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो मिलेगा x टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से मिलेगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4ax, दैट मीन्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64 a टू द पावर 3x। तो दिस वन पावर ऑफ x इज कैंसल एंड यहाँ से होगा x टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4a टू द पावर 3 एंड पावर रिमूव करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 4a, ठीक है। हमें फाइंड आउट हो रहा है x इज इक्वल टू 4a। नाउ इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो हमारा y का वैल्यू था y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया, हम फ्रॉम 1 में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। फ्रॉम 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। नाउ यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप करेंगे, दैट मीन्स द 4a होल स्क्वायर अपॉन 4a। दिस 4a वन पावर इज कैंसल, मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 4a। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट मिल रहा है x इज इक्वल टू 4a एंड y इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो ये हमारा होगा किसी पॉइंट 4a पे क्या हो रहा होगा, दोनों पैराबोलास जो होंगे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो हमारा a पॉइंट है, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 4a, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोलास होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट of parabola A, ये होगा 4a। नाउ ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रही है पैराबोला की, ठीक है, जो कि ये इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है जहाँ पे दोनों पैराबोलास क्या हो रहेंगे, इंटरसेक्ट हो रहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ए का जो होगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगी, जो कि ये डिफाइन कर रहा है एक्स 4a एंड 4a, ठीक है। अब हमें करना क्या था, हमें करना था जो ये स्ट्रिप है, जो हमने ये PQ दिया है, उसको हमें क्या करना था, एक्स एक्सिस अभी हमें इंटीग्रेट करना है अपोजिट एक्सिस में, ठीक है। हमें उसकी ऑर्डर को कन्वर्ट करना है, मतलब हमें इसको क्या करना था, हमें इसे इंटीग्रेट करना है इन अपोजिट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अपोजिट मतलब एक्स एक्सिस में करना है। तो हमारा ये जो होगा, हम इस स्ट्रिप को सपोज करेंगे P डैश एंड Q डैश, ठीक है। अब हम इसका जो न्यू स्ट्रिप हमने डिफाइन की है P डैश एंड Q डैश, इसके हम इंटीग्रेशन लिमिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपका सॉल्यूशन है इंटरसेक्शन पॉइंट्स का, ये आपका पैराबोला आप इसका ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नाउ हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, अभी हमने पॉइंट्स निकाले थे 4a, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, जो पैरेलल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो यहाँ पे पॉइंट होगा a इज इक्वल टू 4a। अभी हमें क्या करना है, जो हमारी स्ट्रिप थी, जो हमारा dy/dx जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो परपेंडिकुलर था, ठीक है, वाई डायरेक्शन में था। अभी हमें क्या करना है, इसे एक्स डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें अपने ऑर्डर को चेंज करना है। ऑर्डर को चेंज करना मतलब हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, अभी पहले हमारा क्वेश्चन dy/dx के रिस्पेक्ट में था, अभी हमें इसे क्या करना है, dx/dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है। तो हमें पहला इंटीग्रेशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, दूसरा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। तो हमें पहले x की लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। तो x की लिमिट्स निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा जो न्यू स्ट्रिप है, ठीक है, जो हमने न्यू स्ट्रिप बनाई है, न्यू स्ट्रिप कौन सी है, न्यू स्ट्रिप है P डैश Q डैश, ठीक है। वो वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, उसका रीज़न कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो वो वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, वो एक्स एक्सिस में करेगा, ठीक है। तो वो इस पैराबोला से स्टार्ट होगा और वो वेरी करेगा ये इस वाले पैराबोला में। तो ये वाले पैराबोला का जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे हमारा जो वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरीज फ्रॉम पहले वाले पैराबोला से, ठीक है, ये वाले पैराबोला से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से क्या करेगा, सेकंड वाले, ठीक है, ये इस वाले पैराबोला में वेरी करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, मतलब ये इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4a एंड ये वेरी कर रहा है कहाँ से, x इज इक्वल टू
2 अंडर रूट ए वाई, ठीक है। तो x वैरी करेगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a से x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए वाई। तो इसकी लिमिट्स हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो लोअर लिमिट होगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a एंड अपर लिमिट होगा 2 अंडर रूट ए वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें y की लिमिट्स देखनी है। तो y कहाँ से वैरी करेगा, 0 से वैरी करेगा एंड अपर। तो ये अपर वाला जो है कहाँ पे क्लोज हो रहा है, इस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है। ये पॉइंट क्या है, 4a। ये 4a मतलब y एक्सिस में 4a के बराबर है। तो y वैरी करेगा 0 to 4a। तो यहाँ पे y जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं y वैरीज फ्रॉम, y कहाँ से कहाँ वैरीज कर रहा है, वैरीज फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 to y इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे y की लिमिट्स मिल रही है, y इज इक्वल टू 0 to y इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे लिमिट्स पुटअप करते हैं, y इज इक्वल टू 0 to y इज इक्वल टू 4a। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, पहले तो x के रिस्पेक्ट में करना है, आफ्टर देन y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में क्योंकि इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट मीन्स ये होगा 0 to 4a। 1 का इंटीग्रेशन x। नाउ इसमें हम लिमिट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। पुटअप करेंगे y स्क्वायर अपॉन 4a इज अ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 2 अंडर रूट ए वाई, ठीक है। हम यहाँ पे x के प्लेस में अपर लिमिट पुटअप करेंगे एंड नेक्स्ट इज अ लोअर लिमिट। तो यहाँ से मिलेगा 0 to 4a, x की अपर लिमिट है 2 अंडर रूट ए वाई माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे y स्क्वायर अपॉन 4a। अब हमें क्या करना है, इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड इसका जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो कंप्लीट करनी है। तो हम सेकंड इंटीग्रेशन पे आते हैं। ठीक है, हमें सेकंड इंटीग्रेशन करनी है। तो सेकंड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। दैट मीन्स यहाँ से हमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, ठीक है। अंडर रूट ए का मीनिंग है a टू द पावर 1/2। y की पावर का इंटीग्रेशन होगा, y की पावर क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की पावर n है तो उसका पावर इंटीग्रेशन करने के बाद y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। सेम यहाँ पे 1/4a क्या होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। 1/4a को एज इट इज रखेंगे, y की पावर का इंटीग्रेशन करेंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। नाउ इसकी लिमिट्स पुटअप करनी है आपको 0 to 4a। तो हम इसमें लिमिट्स पुटअप कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं, आफ्टर देन अपर लिमिट पुटअप करेंगे एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन मिल रहा है i इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए। अंडर रूट ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट ए को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे a टू द पावर 1/2 लिख देते हैं इसे, एंड y टू द पावर 3/2 मिल रहा है, ठीक है। y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगी 1/4a, y टू द पावर 3/3, यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगा y टू द पावर 3/3 एंड लिमिट्स है आपके पास 0 to 4a। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आप कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स इज अ 4/3 लिख सकते हैं इसे, a टू द पावर 1/2 एंड 4a को हम y के प्लेस में पुटअप करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट के प्लेस में पुटअप करेंगे, दैट मीन्स 4a टू द पावर 3/2 माइनस 1/4a। y के प्लेस में हम 4a पुटअप करेंगे, 4a टू द पावर 3/3। नाउ इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4a 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 16a स्क्वायर अपॉन 3। एंड यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, 4/3 a टू द पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे a टू द पावर 1/2 और यहाँ से मिलेगा a टू द पावर 3/2 एंड यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लिकेशन 3/2, 2 इज कैंसल, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 आफ्टर कैंसलेशन मिलेगा एंड यहाँ से मिलेगा 4a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। नाउ इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, दैट मीन्स इज अ 4/3 एंड a टू द पावर 1/2, a टू द पावर 3/2। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, a टू द पावर 1/2
प्लस 3/2 दैट मीन्स 4/2 एंड 4/2 कैंसिल करने के बाद a स्क्वायर फाइंड आउट होगा एंड 2 टू द पावर 3 यहाँ से मिल रहा है 2 टू द पावर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है 16 a स्क्वायर अपॉन 3। नाउ यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/3 a टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स इज 8। ठीक है, ये एज इट इज़ होगा एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a स्क्वायर। टेकन एलसीएम लेंगे दैट मीन्स यहाँ से मिलेगा 32 a स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एंड आफ्टर सबस्ट्रक्शन मुझे यहाँ से आंसर मिल रहा है I इज इक्वल टू 32 माइनस 16 इज 16 a स्क्वायर बाय 3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन आपको यह आंसर मिलेगा 16 a स्क्वायर बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 2 से पूछा गया है। यूनिट 2 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है, तो ये फंक्शन से पूछा गया है। ठीक है, तो फंक्शन इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ़ एफ जी एच आर 3 फंक्शंस, यदि 3 फंक्शंस है तो एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच एंड एफ कंपोजिशन ब्रैकेट जी कंपोजिशन एच ये एग्जिस्ट होंगे देन ये दोनों इक्विवेलेंट भी होंगे। ठीक है, और द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। आपको यहाँ पे इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव भी प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये कंपोजिशन से सिंप्लीफाइड है, तो हम यहाँ पे कंपोजिशन की डेफिनेशन के थ्रू हम इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपके पास 3 फंक्शन है एफ जी एच और आपको कंपोजिशन के लिए सिंप्लीफिकेशन देनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट्स प्रूफ करेंगे हम। पहले हम इसको यह डिफाइन करेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो हमारा एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच है एंड एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच है, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। आफ्टर देन सेकेंड पार्ट में हम इनको इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम ये बताएंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शंस डिफाइन करने हैं, तो हम पहले यहाँ पे बता देते हैं कि हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ लेंगे, ए से सेट ए से सेट बी मिलेंगे। ठीक है, ये एफ जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी इज़ अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन होगा, कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी में। सेम हम ऐसे क्या करेंगे, हम सेकंड फंक्शन जी डिफाइन करते हैं। जी हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि क्या होगा, बी से सी में। ठीक है, बी से सी सेट में क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा, ठीक है, एफ और जी का जो कंपोजिशन हमें मिलेगा, वो जो कंपोजिशन होगा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन क्या होगा, जी कंपोजिशन एफ होगा। ठीक है, जी कंपोजिशन एफ कहाँ से कहाँ होगा, ए से सी में होगा। तो ए से सी में ये क्या होगा, इज आल्सो ए फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन ये जी कंपोजिशन एफ होगा वो क्या होगा, वो आल्सो एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करें, हम ये डायग्राम से भी देख सकते हैं कि हमारा सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ठीक है, हमने एक सेट लिया ए, सेट बी लिया, सेट सी लिया। ठीक है, एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, सेट ए से सेट बी में जा रहा है। ठीक है, एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी एंड जी जो है वो मैपिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, बी से सी में। एंड जब कंपोजिशन होगी, ठीक है, कंपोजिशन कहाँ से कहाँ में होगी, ए से सी में, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी कंपोजिशन एफ, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एफ मैपिंग है फ्रॉम ए से बी में जो कि एक फंक्शन होगा। ठीक है, बी से सी में जी मैपिंग होगी जो कि एक फंक्शन होगा और जी कंपोजिशन एफ क्या होगा, ए से सी में होगा। ठीक है, ए से सी में होगा जो कि आल्सो एक फंक्शन होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जी कंपोजिशन एफ और जो हमारा थर्ड फंक्शन है एच, उसके बीच में हम क्या करते हैं, कंपोजिशन डिफाइन करना चाहते हैं। तो जी कंपोजिशन एफ, क्योंकि हमें ये पता है कि जी कंपोजिशन एफ जो है इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। ठीक है, सेट ए से सेट सी में हमारा क्या है, जी कंपोजिशन एफ है जो कि एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन। एंड सेम हम एक एच डिफाइन करेंगे एंड हम यहाँ पे एच डिफाइन कर रहे हैं, एच क्या होगा, हम इसे सी से डी में लेंगे। सी से डी में ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, सी से डी में
ये भी एक फंक्शन होगा। तो ए से सी में हमें जी कंपोजिशन एफ मिल रहा था और हमने एस से लिया, एस से सी से डी में भी एक हम ले रहे हैं इज़ अ फंक्शन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ए से सी में जो हमने बताया था ए सेट से सी सेट में ए से सी में हमारा मैपिंग होगा, ठीक है। ए से सी में हमारा जो कंपोजिशन है वो क्या है, जी कंपोजिशन एफ है, जिसको हमने डिफाइन किया कि ये ए से सी में है। और एच जो है वो कहाँ जा रहा है, एच जा रहा है सी से डी में, ठीक है। एच है जो हमने सी से डी में डिफाइन किया है। तो इनके बीच जो कंपोजिशन बनेगा, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है जो कि ए से सी में है, एच भी एक फंक्शन है जो कि सी से डी में है। अब हमारा इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन क्या मिलेगा, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ। एच कंपोजिशन पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ जी कंपोजिशन एफ, ये क्या होगा, ये भी एक फंक्शन होगा। कहाँ से कहाँ में, ए से डी में होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या इंप्लाइज कर रहे हैं, ये दोनों इंप्लाइज कर रहे हैं, जो बोथ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ इज आल्सो ए फंक्शन, इज आल्सो ए फंक्शन, राइट। तो हमें ये स्टेटमेंट मिल रहा है कि ये एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ जो होगा वो आल्सो फंक्शन होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ होगा हम ये भी डिफाइन कर देते हैं कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ जो होगा वो ए से डी में होगा और ये क्या होगा, इज आल्सो ए फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट में हमने डिफाइन कर दिया कि जो एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ होगा वो कहाँ पर होगा, ए से डी में होगा, ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो अगेन हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ क्या है, ए से डी में, इज आल्सो ए फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अगेन ये बताना है कि ये दूसरा फंक्शन जो है एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वापस से हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं कि हमारा जो जी था वो जी कहाँ से कहाँ था, बी से सी में था, ठीक है, इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। एंड एच कहाँ से कहाँ था, एंड एच जो था, एच इज अ फंक्शन, कहाँ से कहाँ था, सी से डी में था, इज अ फंक्शन, ठीक है। आप डायग्राम के थ्रू बनाना चाहो तो बना सकते हो। इससे क्या मिलेगा, इनका जो कंपोजिशन होगा, ठीक है, ये जो कंपोजिशन देंगे एच कंपोजिशन जी वो कहाँ से कहाँ था होगा, बी से डी में होगा, ठीक है, बी से डी में होगा, इज आल्सो ए फंक्शन, इज आल्सो ए फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जी जो होगा वो बी से सी में होगा और एच जो होगा वो सी से डी में होगा। ये फंक्शन तो होंगे ही, साथ में जो इनका कंपोजिशन होगा वो बी से डी में होगा, ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। यदि डायग्राम आपको देखना तो वापस से देख सकते हैं, ये हमारा बी था, ठीक है, ये हमारा सी है, एंड हमारा जो फंक्शन था ये हमारा बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। नाउ हमारा जो जी था वो मैपिंग था कहाँ से कहाँ, बी से सी में था, एंड एच जो है वो कहाँ से कहाँ है, सी से डी में है। और इन दोनों के बीच में जो कंपोजिशन होगा, ठीक है, कंपोजिशन एच कंपोजिशन जी, एच कंपोजिशन जी कहाँ से होगा, बी से डी में होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, हमें ये एग्जिस्ट करवाना है कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये भी क्या होता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम ले लेते हैं, ठीक है। नाउ हमारा जो फंक्शन था एफ जो था इज अ मैपिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ था, ए से बी में था, इज अ फंक्शन, एंड अभी हमने कंपोजिशन निकाला, कंपोजिशन कहाँ से कहाँ है, एच कंपोजिशन जी, ये मैपिंग है बी से डी में, इज अ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन होगा, एच कंपोजिशन जी बी से डी में होगा, इज अ फंक्शन। यदि हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये दोनों इंप्लाइज करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या इंप्लाइज करेंगे, ये दोनों इंप्लाइज करेगा कि एफ कंपोजिशन मतलब एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, एच कंपोजिशन जी इज बी टू डी। तो इनका जो कंपोजिशन होगा, इनका कंपोजिशन क्या होगा, एच कंपोजिशन, दिस वन इज इम्प्लाइज एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ठीक है। एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये कहाँ से कहाँ होगा, ए से डी में होगा, ए से डी में होगा, मतलब ए से डी में ये भी क्या होगा, इज आल्सो ए फंक्शन, राइट, इज आल्सो ए फंक्शन। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो रहा है। एंड इसको यदि हम मैपिंग के थ्रू देखें तो मैपिंग हमारा ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है। एफ कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी में है, सेट ए से सेट बी में एफ मैपिंग है। एंड हमारा जो जी एच कंपोजिशन जी है, एच कंपोजिशन जी कहाँ से कहाँ है, बी से डी में। तो बी से डी में हमारा
H कंपोजिशन G है, ठीक है। नाउ तो हमारा A से C में जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, राइट। तो H कंपोजिशन ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट 1 था, जो हमने पहले स्टेटमेंट डिफाइन किया था कि H कंपोजिशन G कंपोजिशन F A से D में है, इज आल्सो ए फंक्शन। तो हमारा जो पहला वाला जो फंक्शन था, ठीक है, जो कंपोजिशन था वो किस डोमेन में था, ए से डी में था। और जो सेकंड स्टेटमेंट में हमें फिर से फंक्शन मिला है एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन है, वो भी ए से डी में है, इज आल्सो ए फंक्शन। तो इसे क्या मिल रहा है, दोनों स्टेटमेंट से ये मिल रहा है कि दोनों फंक्शन, दोनों कंपोजिशंस क्या है, डोमेन ए और डोमेन डी में है, ठीक है। डोमेन ए से डोमेन डी में क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है, इसे मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं 1 और 2 से। ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट था। दोनों स्टेटमेंट को यदि कंबाइन कर दे फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट से आप क्या लिख सकते हो, दोनों स्टेटमेंट से आप लिख सकते हो कि दोनों इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होगा, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F ये इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही डोमेन में, मतलब ये हमारा दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमें यहाँ डिफाइन हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हम लिख सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, से ये हम लिख सकते हैं कि दोनों फंक्शन क्या होंगे, क्योंकि सेम डोमेन में है, दिस वन इज बिलोंग्स टू सेम डोमेन ए टू डी, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट होंगे H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। बिकॉज सिंस H कंपोजिशन G कंपोजिशन F एंड H कंपोजिशन G कंपोजिशन F belongs in same domain, at the same domain, ठीक है। सेम डोमेन मतलब ए, ओके। तो हमें अभी सेकंड पार्ट का प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें इसे इक्विवेलेंट प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे पार्ट 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 पे हम यहाँ पे क्या करें, एक एलिमेंट लेके चलते हैं x, जो कि किसका होगा, सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है H कंपोजिशन G कंपोजिशन F ऑफ x, ठीक है। हम इस फंक्शन को लेके चल रहे हैं, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं H कंपोजिशन, यहाँ से कंपोजिशन रिमूव करेंगे, दैट मीन्स लिख सकते हैं H G कंपोजिशन F ऑफ x, ठीक है। नाउ अगेन हम यहाँ से कंपोजिशन को रिमूव करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं G ऑफ F ऑफ x, ठीक है। नाउ यदि हम इसे, क्योंकि ये डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है, तो यदि हम इस H और G को एक साथ कंबाइन कर दें, ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिशन की डेफिनेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H कंपोजिशन G ऑफ F ऑफ x, ठीक है, ऑफ F ऑफ x। तो यहाँ पे हो सकता है ये हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफ F ऑफ x। नाउ इसको अगेन हम लिख सकते हैं H कंपोजिशन G कंपोजिशन ऑफ F ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, और हमने क्या किया, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। दोनों तरफ से x यदि आप रिमूव करते हैं तो यहाँ से मिलेगा H कंपोजिशन G कंपोजिशन F इज इक्वल टू H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, राइट। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हमें एसोसिएटिव प्रूफ करनी थी। एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F इज इक्वल टू H कंपोजिशन G कंपोजिशन F। नाउ अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि आपके थर्ड पार्ट में पूछा गया है, पार्ट 3, थर्ड पार्ट में पूछा गया था कि जो कंपोजिशन फंक्शन है इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट the compositions of functions not necessarily
कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि आपका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग होता है कि कम्यूटेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए कि एफ कंपोजिशन जी जो होगा इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम दोनों को प्रूफ करके देखते हैं कि बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड करने के लिए इस कंडीशन का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या है, कंपोजिशन के डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। नाउ सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाइड होगा, ठीक है। ब्रैकेट की वैल्यू पुट अप करेंगे जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर। नाउ अभी क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, फंक्शन ऑफ एक्स की प्लेस में एक्स स्क्वायर पुट अप करेंगे, मतलब क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, राइट। ये हमारा मिल रहा है एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब नाउ अगेन हम क्या करते हैं, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जी बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहां से मिलेगा जी एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट अप करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x। अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट की वैल्यू हमने पुटअप की है एफ ऑफ एक्स 2x एंड ये फंक्शन किसका है, जी का फंक्शन है। तो जी ऑफ एक्स के प्लेस में इसे कंपेयर करेंगे, तो एक्स के प्लेस में पुटअप करेंगे एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2x होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 4x स्क्वायर, राइट। यहाँ से मुझे मिल रहा है 4x स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों सॉल्यूशन में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं कि एफ कंपोजिशन जी जो है वो नॉट इक्वल है जी कंपोजिशन एफ के। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन ऑफ एफ, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। ये हमारा प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। यदि कंपोजिशन को हम यदि कम्यूटेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो ये इक्विवेलेंट नहीं होता है, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस में ये कम्यूटेटिव नहीं होती है, बट कुछ स्पेशल केसेस में ये कम्यूटेटिव हो सकती है, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ केसेस composition of functions is not commutative. But it only happens, ठीक है, but it only happens is in some special cases this is a commutative, in some special cases in commutative. तो हम यहाँ पे हमें बस प्रूफ करना था कि दिस इज़ अ नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने एफ कंपोजिशन जी निकाला, जहाँ पे इसको चेंज करने के बाद मिल रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुटअप की एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है 2x स्क्वायर। नाउ जी कंपोजिशन एफ हमने निकाला, जी कंपोजिशन एफ क्या है, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2x को हमने क्या किया, क्योंकि जी का फंक्शन है, जी के प्लेस में हमने पुटअप जी ऑफ एक्स के प्लेस में पुटअप किया, तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉट इक्वल, दोनों के आंसर क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स ये बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। तो इन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं जिसमें ये कम्यूटेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इस लास्ट क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके
ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यदि आपको किसी भी पेपर से रिलेटेड, यदि किसी भी ईयर के या किसी भी ब्रांच से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर साथ में किसी क्वेश्चन, यदि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो और आपको उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।